नमस्कार भाइयों। आप देख रहे हैं पूर्वांचल से। मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा और पुनः मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। आज जो हम बात करने वाले हैं वह यह है कि इंडिया और चाइना में के इकोनॉमी में कितना फ़र्क है। चाइना के बराबर क्या इंडियन इकोनॉमी हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल दे रहे हैं, बोल देंगे और वैसा हो जाएगा। कुछ डेटा और डेटा के आधार पर अगर बात किया जाए तो अच्छी बात है। जैसे आईएमएफ का जो डेटा है 2025 अप्रैल 2025 का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चाइना जो है 19.23 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। वहीं पे इंडिया जो है वो 4.19 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। मतलब जो नॉमिनल जीडीपी है इसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल जो है स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहा जाए, फिर ट्रिपल पी अलग होता है। ट्रिपल पी जीडीपी और मतलब दोनों को मिला दिया तो मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। वो जो है 19.23 जो है वो चाइना की है और 4.19 ट्रिलियन जो है वो भारत की है। मतलब आप ऑलमोस्ट देख रहे होंगे कि लगभग 4.5 गुना फर्क है। अब ऐसा क्यों है? क्या वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं? पहुँचेंगे तो कितने दिन में पहुँचेंगे? एक अगर अनुमान लगाया जाए कि हमारी जो इकोनॉमी है, जैसा मेरे पास में कुछ मैंने लिख के और कभी भी रिसर्च करके ही बोलता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि बेस लाइन 6.5% की दर से अगर भारत की जीडीपी बढ़ती है और चाइना की हम मान लें कि 4.0 के ग्रोथ से बढ़ती है, तो ऑलमोस्ट जो है 65 वर्ष लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर ये उस स्थिति में कि उनकी कम दर से यानी 4% से और हमारी 6.5% की दर से जीडीपी बढ़े तो। एक और आकलन करते हैं। अगर मान लीजिए कि इंडिया 7.5% की दर से बढ़ रहा है और चाइना और कम होकर 3.5% की दर से बढ़ रहा है, तब जो है वो 41 वर्ष लगेंगे। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कहता कि भारत जो है वह तेज़ी से नहीं बढ़ सकता, पर आप ये नहीं कर सकते कि चाइना जो है वो कम तेज़ी से बढ़े। वो भी अगर उसकी रफ्तार अगर अभी 5.5% की से बढ़ रहा है, 4.5-5% की रफ्तार से उसकी जीडीपी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मतलब ये मेरा अनुमान है। तो आप ये एक आकलन है कि अगर ऐसा हो गया, कयास कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है। दूसरा मान लेते हैं और कि भारत हमारा 8% की जीडीपी के साथ बढ़ने लगे और चाइना जो है 4.5%, लगभग आधे की रफ्तार से, तभी भी 47 वर्ष लगेंगे चाइना तक, चाइना के बराबर इकोनॉमी पहुंचाने में। मतलब कुल मिला के पॉसिबल है पर लंबा समय लगेगा। ऐसी स्थिति में आज का हमारा जीडीपी और अचानक से कोई कह दे कि चमत्कार हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हम कर सकते हैं पर हम तुरंत कर सकते हैं ये नहीं पॉसिबल है। हम 50 वर्ष 60 वर्ष में कर सकते हैं अगर हमारी ग्रोथ इसी प्रकार से बढ़ती रही तब। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्याएं क्या आती हैं? पहली समस्या मैन्युफैक्चरिंग लैग है। मैन्युफैक्चरिंग लैग यानी जो उत्पादन है, हम जो मैन्युफैक्चरिंग या कुछ बनाते हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो अगर वो पूरी तरीके से बहुत तेज़ी से बहुत सारे प्रोडक्ट अगर हम बनाने लगते भारत में, तो
ये सब चीज़ें उसमें कारगर है। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये चीज़ हो नहीं रही, हम बहुत कम मैन्युफैक्चर करते हैं। वहीं पे चाइना पूरे विश्व के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे लिखा हुआ मतलब आप उसे चाइना इज़ वर्ल्ड फैक्ट्री, मतलब उस पूरे विश्व की फैक्ट्री जो है वहाँ पे है। मतलब अगर फैक्ट्रियाँ हैं तो हर जगह वो सप्लाई कर रहा है, लगभग वो सबके लिए बनाता है। तो ये एक उसकी बेनिफिट है और हमारा जो है चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, जैसे उनके पास में रोड, पोर्ट्स, पावर इम्प्रूव, मतलब हमारा भी पावर इम्प्रूव हो रहा है, पर उनके कंपैरिजन में उनके पास पोर्ट्स, रोड जो जिस पावर जो आज की दौर पे वहाँ अभी भी भारत नहीं है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बारे में बताऊँगा कि जो संसद भवन में या कहीं पे भी, या आप फालतू जाति और ये सब चीज़ों में जो लगे रहते हैं, आपको इन विषयों पर काम करके अपने देश को आगे ले जाना चाहिए ताकि हमारे युवाओं का रोजगार बढ़े। तो आप दिन भर यादव को नहीं मिला तो पंडित जी को नहीं मिला तो छत्री फलाना किए तो ये लड़ लिए तो ये वो कर लिए, ये चलिए अब एक संस्कृति है उसके लिए आप ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये है ना, जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप ये सब भी कर लेंगे। तो देश को पहले, हर मतलब पैसे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2-4 लोग अंबानी अदानी बने, नहीं। पैसा मतलब आपका पूरा देश का जितना भी मानस है वो जो है वो पढ़ा लिखा हो, वो उसके पास रोजगार हो, उसके पास पैसे हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। इस प्रकार की व्यवस्था देश को बनानी चाहिए एक अच्छा देश बनाने के लिए। एजुकेशन स्किल, मतलब हमारे यहाँ वर्किंग स्किल सबसे पुअर है, और इसके लिए भी स्किल इंडिया चला था, लेकिन अब पता नहीं उसका क्या हुआ। वर्किंग स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्किल्ड लेबरों की बहुत ज़्यादा अभी कमी है, थोड़ा बढ़ोतरी हुई है लेकिन उस मानक में नहीं जितना चाइना में है। और उनकी शिक्षा जो है, जो हमारे गांव देहात में लड़के बच्चे हैं वो आजकल पढ़ने से ज़्यादा, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन भट्टी पर जाकर दारू पीकर और सड़क के पे बाइकबाजी करते हैं, और उसके बाद वो एक किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और माँ बाप रोते हैं। ये सत्य है। ये सारी चीज़ें एक चैलेंज है कि आपका यूथ कैसे स्किल्ड बने, कैसे शिक्षा की ओर जाए, ये भी एक उसका पॉलिसी स्टेबिलिटी। हाँ, हमारे यहाँ कल को दूसरी सरकार आ गई तो ये बदल गया, वो बदल गया, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, आपकी हड़ताल होने लगेगी, उसका नेता जाएगा तो कॉलर पकड़ के हमारे आदमी को रखो, भले पढ़ा लिखा नहीं तो क्या वो हमको ठेका दो। ये सब वहाँ नहीं है। तो जब पॉलिसी स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिसी स्टेबल है, यानी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे जो कंपनियों के लिए या फिर जो बाहर से आए हैं उनके लिए जो पॉलिसी है वो वैसी ही रहेगी, तो आपके देश के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता है, जिससे बाहर से आपके पास में लोग आते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रहते हैं, और फिर चाइना जैसी स्थिति में आप आ सकते हैं। यह नहीं कि आज भाजपा है तो ये हो गया, कल कांग्रेस है तो हमको ठेका दीजिए, हमारे आदमी को रखिए, कल सपा आ गई तो हम अरे ओके रख रहे ओके ना आवे तत्काल हम कह रहे हैं ना गृह मंत्री, ये सब फालतू बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। अच्छा, अब भारत का सब कमी ही नहीं है, स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ क्या है? यूथ वर्कफोर्स, मतलब कि युवा जो है वो, भारत को युवा राष्ट्र कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ 28 वर्ष अगर एवरेज गिना जाए तो 28 वर्ष का यूथ ज़्यादा है, मतलब एक एवरेज आयु में बता रहा हूँ। वहीं चाइना को 39 गिना जाएगा, 40, मतलब आप अभी नौजवान देश हैं, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, यूथ ज़्यादा है, यंग वर्क फोर्स है, तो ये सब चीज़ें भारत की ज़्यादा अच्छी हैं। सर्विस सेक्टर भारत का बहुत अच्छा है, जैसे आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें भारत की अच्छी हैं। लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है, सब कोई कहीं भी बना ले, खपता उसका भारत में ही है, कंजप्शन भारत में ही है, मिडिल क्लास का आदमी कंज्यूमर है,
तो यहाँ बहुत बड़े लेवल पर कंज्यूमर हैं। जियोपॉलिटिक एडवांटेज मतलब कि चाइना से बहुत सारे देश हटना भी चाहते हैं, वो उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक कारण या इसका फ़ायदा भी भारत को, चूँकि बगल में है, हर तरीके से चीज़ें उचित है। वही जो मैंने पहले बताया कि अगर पोर्ट वोट और उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले जाता है और 7-7.5% की दर से जीडीपी बढ़ने लगती है, तब जाकर कहीं चाइना के बराबरी में हम आ सकते हैं। तो हमने क्या क्या समझा भैया, चाइना जो है उसकी 19.5%, आपकी 4.5% जीडीपी ग्रोथ रेट। आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, आपके यहाँ एजुकेशन स्किल की कमी है, पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं है। इन सब चीज़ों से अगर आप फाइट करेंगे तभी आप जाकर चाइना के बराबर आप बन पाएंगे, इकोनॉमी बन पाएंगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो स्ट्रेंथ भी मैंने बता दी। सॉफ्टवेयर, आईटी आपका स्ट्रेंथ है, आप यूथ नेशन हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने इस पूरी वीडियो को सुना है तो आपको बहुत अच्छी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। और क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं तो बड़ा सोच समझ के ले आता हूँ ताकि जो हमारा युवा राजनीति में उसे भी फ़ायदा मिले और बाकी जगहों पर भी बोलने के लिए मिले। हमारे पूर्वांचल के लोगों को भी समझ में आए कि कोई कुछ भी बोल दे तो उसको मान नहीं लेना है, उसके ऊपर पढ़ना है, उसको समझना है। आज आपके पास में दुनिया भर की चीज़ें उपलब्ध हैं, आप जांच कर सकते हैं। तो इन सब विषयों को आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझना चाहिए। और राजनीति सिर्फ जाति धर्म पर नहीं, विकास के लिए करनी चाहिए। विकास का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो, उस चीज़ के लिए करनी चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, इसको देखें, अपना प्रेम दें। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। पूर्वांचल से मैं आपका उज्जवल मिश्रा, नमस्कार।